न्यू चैप्टर शुरू किया था और ये था माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। और उसमें हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके कि हाउस होल्ड में हम कौन कौन से माइक्रोब का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके क्या, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम डिस्कस कर लिया। और इंडस्ट्रियल में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एंजाइम। एंजाइम हम पढ़ चुके थे। अब आज हम बात करेंगे एंजाइम के बाद बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोब्स का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फंक्शनली हमारे लिविंग सिस्टम में एक्टिव रहेंगे और आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं these are molecules which are functionally active in living system। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में फंक्शनली एक्टिव रहते हैं और ये क्या कर सकते हैं, एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। इंटरैक्ट विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, दो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। जैसे पहला जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है नंबर 1 है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, जो ये साइक्लोस्पोरिन ए है ये हमें किससे मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से मिलता है। ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है ये क्या है, इट इज एन फंजाई, ये एक फंगस है। तो फंगस से हमें मिल रहा है ये साइक्लोस्पोरिन ए। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। मींस जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जैसे किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई तो उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से किडनी लेंगे ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद और वो किडनी उस पेशेंट को दे देंगे। तो जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये है पेशेंट, ये पेशेंट है, इसको क्या करना है, इसको किडनी देनी है हमें, और ये हो गया डोनर। ओहो, डोनर है ना, ये हो गया डोनर। इसकी किडनी निकाली हमने और ये हम किसको दे रहे हैं, इसको देंगे। तो पहले दोनों का ब्लड ग्रुप मैच कर लेंगे, उसके बाद इसकी किडनी निकाल के इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी जो बॉडी है, जो पेशेंट की बॉडी है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यू को आइडेंटिफाई कर सकती है। इसको बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। तो पेशेंट जो है ये क्या करेगा, इसकी बॉडी ये पहचान लेगी कि ये जो ऑर्गन है वो इसकी बॉडी का नहीं है, ये बाहर से दिया जा रहा है, फॉरेन है।
तो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट क्या करेगा, इसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और इस किडनी को ये खराब कर सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम इस पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन के इंजेक्शन दे देंगे या टैबलेट दे देंगे। मींस हम इसको साइक्लोस्पोरिन देंगे ताकि इसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और ये इस किडनी को आइडेंटिफाई ना कर पाए और बॉडी इसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इसकी बॉडी इसे एक्सेप्ट कर लेगी तो ये फिर क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है which is used during organ transplantation। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर यूज किया जाता है। तो एक तो हो गया साइक्लोस्पोरिन। दूसरा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, सेकंड वन, ये आता है स्टैटिन। स्टैटिन जो है ये हमें किससे मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्टैटिन हमें मिलता है फंगस से जिसका नाम है मोनस्कस परपरियस, MONA, मोनेस्कस CSCUS, मोनेस्कस परपरियस, परपरियस। और ये भी क्या है, ये भी एक फंजाई है जो किस कैटेगरी में आता है, यीस्ट के अंदर आता है। जो स्टैटिन है इसका क्या रोल है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करता है। तो एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। आपने सुना होगा टैबलेट के बारे में, एटोरवास्टैटिन, ये सब जो आती हैं ये सब क्या हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो इनमें क्या होता है, स्टैटिन देखा जाता है जो कि फंगस मोनस्कस परपरियस से निकाला जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर, वो है एंटीबायोटिक्स। तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। डन, सभी ने ये नोट कर लिया होगा। स्टैटिन वाला कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। साइक्लोस्पोरिन भी आप सभी को समझ में आ गया। यदि कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। जी मनोज बोलिए। सर स्टैटिन वाला दोबारा बता दो। स्टैटिन जो है ना, ये आपका मोनस्कस परपरियस फंगस से निकाला जाता है और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उस कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टैटिन का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देगा। हमारी बॉडी के अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है, HMG कॉम्प्लेक्स। ये HMG कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रॉ मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए। तो जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा ब्लड के अंदर। तो ये जो हमारे पास स्टैटिन जब हम देंगे तो स्टैटिन क्या करेगा, उस HMG कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, देखो इसको ना, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट,
अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो लाइफ के अगेंस्ट काम करें, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अगेंस्ट काम नहीं करते, ये माइक्रोब्स की, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये क्या है, दीज आर दी केमिकल्स, these are the chemical substance, ये केमिकल सब्सटेंस है that are produced, जो किससे मिलते हैं, प्रोड्यूस बाय वन माइक्रोब, जो एक माइक्रोब से तो प्रोड्यूस होंगे, एंड inhibit the growth of अदर माइक्रोब, और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये रोकेंगे। ऐसे केमिकल को, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एक माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं और एक माइक्रोब से इनको ऑब्टेन किया जाता है, और इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक है, इसकी डिस्कवरी ना बाय चांस हो गई थी, और जब कोई डिस्कवरी बाय चांस हो जाए, मीन्स आप करना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। इसकी डिस्कवरी एक सेरेंडिपिटी थी। इसमें क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे एक पेट्री डिश के अंदर। पेट्री डिश कुछ ऐसे होती है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखी होगी, ऐसे एक, जैसे वो होती है ना किनारों वाली थाली, वैसे होती है कुछ ऐसे, इस तरह से है पेट्री डिश कुछ, ये इस तरीके से। इसके अंदर वो क्या कर रहे थे, पेट्री डिश के अंदर, इसमें पेट्री डिश में ये ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस को। लेकिन उन्होंने देखा कि बार बार जब वो ग्रो कर रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा, उसकी बार बार डेथ हो रही है। फिर इन्होंने वॉश किया उसको, पेट्री डिश को, और फिर से ग्रो करना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा कि फिर से ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने पेट्री डिश को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि पेट्री डिश में कॉर्नर पर कुछ फंगस हैं ये। इन्होंने इस पेट्री डिश में कुछ फंजाई ऑब्जर्व किए, और ये फंजाई थे पेनिसिलियम नोटेटम। और ये ना एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोड्यूस केमिकल, और उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन। और जो सबसे पहला पेनिसिलिन था वो था पेनिसिलिन जी। ठीक है, और तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, डिस्कवरी करी पेनिसिलिन की। ये जो पेनिसिलिन है, इसको एक नाम और दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं वंडर ड्रग। इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं। और इसको वंडर ड्रग क्यों बोला गया, वंडर ड्रग इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ये किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकी सोल्जर जितने भी, जिनको इन्फेक्शन हुआ था, जो घायल हुए थे, उनको इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी गई थी, तो इसलिए इसको हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं। इसके बाद इस पेनिसिलिन के यूज को 3 साइंटिस्टों ने इसको अप्लाई किया, चेन, फ्लोरे और एक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग को, इन तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, इसकी डिस्कवरी करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है,
तो इसके बारे में लिखिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक की डेफिनेशन आपने लिखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, the discovery of penicillin was serendipity. The discovery of penicillin was serendipity. Serendipity means discovery by chance. The discovery of penicillin was serendipity. Next point लिखिए, it was discovered by Alexander Fleming from fungus Penicillium notatum. It was discovered by Alexander Fleming from fungus Penicillium notatum. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the first antibiotic was penicillin. The first antibiotic was penicillin, and it is also called, penicillin को एक नाम और दिया गया, it is also called wonder drug. It is also called wonder drug because it was used to cure wounded warriors during Second World War. Wounded warriors during Second World War. During Second World War. Next point लिखिए, three scientists Ernst Chain, Ernest Chain, Howard Florey and Fleming get Nobel Prize. इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब एंटीबायोटिक जो है ये दो तरह की होती है। एंटीबायोटिक के बारे में और डिटेल आप लोग जब अपने एमबीबीएस करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल पढ़ना होगा इसके बारे में। फिलहाल हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। केमिस्ट्री में आप एंटीबायोटिक को डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक दो तरह की है, एक होता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और दूसरी होती है आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती है कि जैसे हमने एक माइक्रोब से कोई एंटीबायोटिक निकाला और वो एंटीबायोटिक कई सारे मतलब अलग अलग तरह के माइक्रोब्स पर अटैक करे, उन सबकी ग्रोथ को रोक सके, उन्हें किल कर सके, तो ऐसी एंटीबायोटिक कहलाएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम वन माइक्रोब, इसको एक माइक्रोब से निकाला गया और ये क्या करेगा, एंड इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी माइक्रोब्स, और ये कई माइक्रोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक आता है
स्ट्रेप्टोमाइसिन कई सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो ये कहलाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके बाद एक आता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आइसोलेट फ्रॉम वन माइक्रोब, इसको हमने एक माइक्रोब से निकाला, आइसोलेट फ्रॉम वन माइक्रोब एंड इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यू माइक्रोब, और ये कुछ ही माइक्रोब्स को किल कर पाएगा, कुछ के अगेंस्ट ये एक्टिव रहेगा, इसे बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन ये कुछ माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, ये सबको किल नहीं कर सकती, मतलब ज्यादातर माइक्रोब्स को नहीं मार सकती है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन कई सारे केसेस में यूज किया जाता है, तो ये कई सारे माइक्रोब्स को किल कर सकता है। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। तो इसी के साथ हमने अपना इंडस्ट्रियल जो वेलफेयर है वो भी कवर कर लिया कि इंडस्ट्रीज के अंदर माइक्रोब का क्या रोल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कवर कर दिया माइक्रोब को। अब हम बात करेंगे माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। तो इसको हम रब कर देते हैं और फिर समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इसके बहुत चांस होते हैं, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट प्रोसेस आपका आ सकता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए नंबर 3 है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सीवेज क्या होता है, सीवेज के अंदर, सीवेज का मतलब होता है गंदा पानी या नाले का पानी, कॉमनली बोलते हैं, जैसे जिसमें क्या रहेगा, जिसमें आपका हाउस होल्ड वेस्ट रहेगा, वेस्ट वाटर रहेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा रहेगा, या जो लोग होते हैं ना, ये अपने घर में जो हम पूजन वूजन का सामान होता है ये सब उसमें पानी में डाल देते हैं, बूंदी के लड्डू हो गए, अगरबत्ती हो गई, ये सब चीजें, तो ये सब मिलकर क्या बनाएगा, ये सब मिलकर बनाता है सीवेज। म्यूनिसिपल वाटर जितना सारा रहेगा, वेस्ट वाटर जितना भी रहेगा, वो सारा कहलाएगा सीवेज। अब यदि हम इस सीवेज को सीधा सीधा रिवर्स के अंदर छोड़ देंगे, नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ देंगे, तो वो नेचुरल वाटर बॉडी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होगा, इस सीवेज को हमें क्लियर करना है, मींस कि भाई इनको नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले इनके अंदर जो वेस्ट है उन सबको रिमूव कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ सीवेज क्या है वो लिख लेते हैं। तो देखिए सीवेज कंसिस्ट ऑफ, सीवेज में क्या होता है, सीवेज कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, सीवेज में हाउस होल्ड वेस्ट वाटर आएगा, एंड क्या हो सकता है इसमें, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या मिलकर बनाएंगी, ये सब मिलकर सीवेज बनाती हैं। अब जो सीवेज का ट्रीटमेंट है ये माइक्रोब्स की मदद से किया जाएगा, और इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं ये हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन बाय हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इनकी मदद से हम सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग लगाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,
तो सीवेज ट्रीटमेंट के हमारे पास 2 स्टेप हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैन बी डन बाय 2 स्टेप। 2 स्टेप में हम सीवेज का ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। स्टेप नहीं बोलते हैं, 2 स्टेज बोल देते हैं। 2 स्टेज में कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट। और दूसरा स्टेज है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहीं पर बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये बड़े बड़े टैंक के अंदर होता है, और इसमें लगभग हम 4 तरह के टैंक यूज करते हैं। तो यदि टैंक देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ टैंक, टाइप्स ऑफ टैंक यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में कितनी तरह के टैंक यूज किए जाते हैं? तो मेनली 4 तरह के हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेटलमेंट टैंक। पहला होता है प्राइमरी सेटलमेंट टैंक। फिर प्राइमरी सेटलमेंट टैंक से जो सेकंड आएगा वो होगा आपका एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक के बाद थर्ड वन रहेगा सेटलिंग टैंक। और फोर्थ वन रहेगा फिर एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो ये 4 तरह के टैंक हम यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। प्राइमरी सेटलमेंट टैंक, दूसरा रहेगा एरिएशन टैंक, तीसरा रहेगा सेटलिंग टैंक, चौथा होगा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, ये नोट करिए। और फिर हम इसके प्रोसेस को समझते हैं वन बाय वन कि किस टैंक में क्या क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से जो वाटर है वो ट्रीट किया जाएगा, प्योर किया जाएगा। चलिए, डन, सभी ने ये लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके अंदर हम समझते हैं प्रोसेस किस तरह से होता है ये प्रोसेस। तो यदि जो प्रोसेस देखें तो सबसे पहले हम बनाते हैं टैंक नंबर 1। तो पहले हमारे पास आता है टैंक फर्स्ट, और पहला टैंक है प्राइमरी सेटलमेंट। प्राइमरी सेटलमेंट टैंक। तो ये है हमारा प्राइमरी सेटलमेंट टैंक। देखिए इस टैंक में क्या करेंगे हम, जो हमारा प्राइमरी सेटलमेंट टैंक है इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो होगा
प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी सेटलमेंट टैंक में हम लोग करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 स्टेप रहेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में करते क्या है, इसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल होगा स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स का सीवेज से। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज। तो हम क्या करेंगे, सीवेज से जो छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको फिजिकली रिमूव करेंगे, ठीक है। और इस फिजिकल रिमूवल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा गया है। अब ये होता कैसे है, इसमें करते क्या है, जो सारा सीवेज है उस सारे सीवेज को हम पास करते हैं सबसे पहले एक फिल्ट्रेशन टैप या फिल्टर मीडियम लगा देते हैं, उससे सारा सीवेज पास होगा। जब उस फिल्टर मीडियम से सारा सीवेज पास होगा तो क्या होगा, तो उस फिल्टर मीडियम के अंदर उसके पोर्स में उसमें पानी वगैरह, इसके अलावा जो डिजोल्व वेस्ट हो गया ये सारा तो चला जाएगा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे पॉलिथीन हो गया, इसके अलावा जो लार्ज फिजिकल वेस्ट हो गया, वो सारा वेस्ट उस छन्नी के अंदर फंस जाएगा और बाकी सीवेज उसमें से पास हो जाएगा। तो ये करते कैसे हैं, इसमें 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप इसके अंदर होगा फ्लोटिंग डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब है जितना भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे पत्थर, पन्नी, ये सारी चीजें हो गई। रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इन सबको फिल्ट्रेशन से अलग कर दिया। और यहाँ पर क्या किया उसके बाद, ये जो इसके अंदर ये बचेंगे, ग्रिट बचेंगे। ग्रिट का मतलब क्या होगा, जैसे सॉइल, मट्टी हो गई, प्लस मट्टी के साथ क्या हो गया, कुछ कंकड़ पत्थर हो गए जिसे हम पेबल्स बोल सकते हैं। ये सारे क्या होंगे, ये सब रिमूव हो जाएंगे, रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। इसमें 2 स्टेप हुए। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद, इस प्रोसेस के बाद क्या करेंगे, ये हमने कर दिया। इसके बाद फिल्ट्रेशन हो गया, तो फिल्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे, इसको आफ्टर दिस हम इसको सेटल होने देंगे, अलाउ टू सेटल, इसको सेटल होने देंगे। तो सेटल होने से क्या होगा, जितना भी सॉलिड है, सॉलिड जो है, सॉलिड वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन एट बॉटम। ये सारा बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। और सेटल डाउन होके ये क्या बनाएगा, ये सब बनाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी स्लज। ये सब बन गया प्राइमरी स्लज। और कुछ लिक्विड क्या होगा, ये तो सेटल डाउन हो गया, बाकी जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा। इसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट जो है उसको हम यहां से रिमूव कर लेंगे। सुपरनेटेंट इफ्लुएंट बोला जाएगा इसको। जो सुपरनेटेंट है वो बनाएगा इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब इसमें अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो वाटर बचा है उसको बोलेंगे इफ्लुएंट। तो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया। ये हमारा हो गया टैंक नंबर 1। फर्स्ट टैंक में हमने इतना काम किया।
आप देखो क्या करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जो ये इफ्लुएंट आया है, इस इफ्लुएंट को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको निकाल के हम सेकंड टैंक के अंदर ले जाएंगे, जो कि रहेगा आपका एरिएशन टैंक। तो हमने क्या करा, जो इफ्लुएंट है passes into the एरिएशन टैंक, इसको अब सेकेंड टैंक में ले गए एरिएशन टैंक के अंदर। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें हमने क्या करा, एक फिल्टर मीडियम की हेल्प से जो सीवेज है उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे या जो कंकड़ पत्थर होंगे, ये सारे फ्लोटिंग पार्टिकल्स वगैरह सेपरेट हो गए। इसके अलावा कुछ इसमें डेब्रीज रह गई, जैसे सॉइल पार्टिकल्स रह गए, पेबल्स रह गए, इन सबको हमने सेटल होने दिया। ये सारे बॉटम पे बैठ गए, नीचे बैठ गए मट्टी वगैरह सब, और बाकी क्लियर लिक्विड ऊपर आ गया जिसके अंदर अभी ऑर्गेनिक वेस्ट है। फिर हमने उस लिक्विड को, जो सुपरनेटेंट है, एफ्लुएंट जिसे हम बोल रहे हैं, इसको हमने पास कर दिया एक दूसरे टैंक के अंदर, जिसको बोला गया है आपका एरिएशन टैंक। जी बोलिए, डाउट क्या है? चलिए, तो ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये इसी फॉर्म में आप बनाएं और उसके बाद एरो देके हम लोग इस तरह से एफ्लुएंट बनाएंगे और फिर इस एफ्लुएंट को पास करेंगे सेकंड टैंक में। तो मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर हम समझते हैं सेकंड टैंक के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं टैंक नंबर 2 की तरफ। टैंक सेकंड, और सेकंड टैंक है आपका एरिएशन टैंक। अब हम इस सारे लिक्विड को एरिएशन टैंक के अंदर ले आए हैं। जैसे ये देखिए, ये कनेक्शन है जो कि आ रहा है प्राइमरी टैंक से। प्राइमरी टैंक से सारा जो एफ्लुएंट है वो किसमें आ गया, फर्स्ट टैंक से। इसको हमने जो एफ्लुएंट है ये एंटर कर गया आपका सेकंड टैंक के अंदर। दिस इज एफ्लुएंट। ये सारा क्या है, ये सारा एफ्लुएंट है जो कि आपके सेकंड टैंक के अंदर आ रहा है। और इस सेकंड टैंक में एक ओपनिंग रहती है यहाँ पर, जहां से इसको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ से इसको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं। क्योंकि इसमें लगातार ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, इसलिए इस टैंक को बोला गया है एरिएशन टैंक। अब देखिए एरिएशन टैंक में क्या होगा। यदि जो एरिएशन टैंक की बात करेंगे तो एरिएशन टैंक में जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो एयर आ रही है उस एयर को प्रॉपरली पूरे मीडियम में मिक्स करने के लिए इसमें एजिटेशन होगा। इसमें ना शाफ्ट लगे होते हैं, वो शाफ्ट क्या होंगे, लगातार घूमते रहेंगे और उनके घूमने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो पूरे के पूरे मीडियम में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एरिएशन टैंक के अंदर इट इज
एजिटेटेड मैकेनिकली, ये मैकेनिकली क्या होगा, एजिटेट होता रहेगा। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होगा, एयर लगातार इसमें क्या होती रहेगी, पंप होती रहेगी, पंप इन इट, इसमें लगातार एयर पंप होती रहेगी। और इसमें क्या होगा, इस एयर के लगातार पंप होने की वजह से इसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ग्रो करते जाएंगे। विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, इसमें ये एरोबिक माइक्रोब ग्रो करेंगे और ये जो माइक्रोब्स है ये क्या बना लेंगे, ये ग्रो करके एक कॉलोनी बना लेंगे, दे फॉर्म एन कॉलोनी, और उस कॉलोनी को बोला जाएगा फ्लॉक्स। ये बहुत पूछा जाता है, फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स क्या होगा, ये एरोबिक माइक्रोब्स की कॉलोनी होगा। और इसमें कॉम्पोजिशन देखोगे तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट, बैक्टीरिया रहेंगे और फंजाई रहेंगे, इनको मिला के बोलते हैं फ्लॉक्स। ये ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अब देखो ध्यान से समझिएगा, जो ये इफ्लुएंट आ रहा है, इस इफ्लुएंट में ना ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस तरह से ये है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है या कोई भी फूड पार्टिकल हो सकते हैं, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये जो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको कौन कंज्यूम करेगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा कंज्यूम्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स, ये एरोबिक माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, ये अपना नंबर बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन नंबर एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन। और क्योंकि एरोबिक है तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जितना इनका नंबर ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन भी क्या होगा, इनको ज्यादा चाहिए होगा। तो ये एफ्लुएंट के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे और जब उसको फूड मिलता जाएगा तो इनका नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा यूज होगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम होता जाएगा, जब क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होता जा रहा है, अब देखो ये फूड खत्म होता जा रहा है तो क्या होगा, एज ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम, जो इनका नंबर है बैक्टीरिया का वो घटेगा, भाई ये मरना शुरू होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स डिक्रीज होंगे। और जब माइक्रोब्स ही डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बीओडी डिक्रीज हो जाएगी। बीओडी क्या होती है, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये घटती जाएगी। और जब बीओडी एकदम घट जाएगी, एकदम रिड्यूस हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा सीवेज है वो कैसा हो गया है, वो पानी है हमारा प्योर हो गया है, ट्रीट हो गया है। when BOD very reduced, जब BOD बहुत रिड्यूस हो गया, then सीवेज ट्रीटेड, तो हमारा सीवेज क्या हो गया, पूरी तरह से ट्रीट हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, बीओडी और सीवेज के बीच में रिलेशन पूछेगा क्या है। देखो अगर जो ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होता जा रहा है
तो जब ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ना हम कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐड करते हैं, ऐड सम माइक्रोब, ताकि ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और जब स्टार्ट करने के लिए हम माइक्रोब डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनोकुलम या स्टार्टर, हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो एक बात समझिए, अब बीओडी घटने से हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा वाटर है वो प्योर होता जा रहा है, उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होता जा रहा है। देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करते हैं माइक्रोब, और माइक्रोब्स क्या यूज करते हैं? माइक्रोब्स को चाहिए, अपने लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब यदि ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो गया तो माइक्रोब्स को खाना ही नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा तो क्या होगा? माइक्रोब्स मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। और जब माइक्रोब्स मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा? तो जब माइक्रोब्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं रहेगी, तो इस वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड कम होने का मतलब है, मीन्स आपको बाहर से कम ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो जब बीओडी कम हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है, मीन्स जो वाटर है वो ट्रीट हो गया है, साफ हो गया है पानी। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग में डाउट पूछिए, अदरवाइज हमारा ये वाला जो सेकंड टैंक का स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वाटर को अगले टैंक में पास करेंगे, थर्ड टैंक के अंदर, और वहां पर क्या होगा ये हम लोग समझेंगे अगली क्लास में, मीन्स कल इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़िए। यदि आपको ये बीओडी का कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप लोग अभी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई ये कंसेप्ट बीओडी का? इसको अपने नोट्स से अच्छे से पढ़िएगा, और इसको आज आप लोग एनसीईआरटी से भी रीड करना। पहले नोट्स से पढ़ना यहाँ तक, और फिर एक बार इसको एनसीईआरटी उठा के रीड करिएगा, ठीक है? और जो भी डाउट रहे वो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। नोट से पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।